हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके चैप्टर से पता चल रहा है कि हाउ टू टेल, तो टेल का मतलब है यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई करना या बताना। ठीक है, तो इसमें पोएम में कि अलग अलग जो जंगली जानवर हैं उनको किस तरह से पहचान सकते हैं उसके बारे में पोएटस ने एक बड़े ही फ़नी वे में बताया है कि आप उनको किस किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने 7 अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को लिया है। ठीक है, और कौन कौन से जानवर लिए हैं, जैसे लॉयन लिया है, टाइगर लिया है, लेपर्ड लिया है, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, बेर लिया है, भालू, हाइना लिया है, हाइना मतलब लकड़बग्गा, क्रोकोडाइल लिया है और कमिलियन लिया है, कमिलियन मतलब गिरगिट। तो इन सारे जानवरों के बाद लिया है और इन जानवरों के उनकी पहचान करने के तरीके बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस पोएम में मैं आपको टफ वर्ड्स बताऊंगा, हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही इसकी लिटरेरी डिवाइस भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू you advance a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो पहले इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें टफ वर्ड्स है एक टाउनी। ठीक है, टाउनी, एक सेकेंड, हाँ, टाउनी। टाउनी मतलब होता है कि येलोइश ब्राउन कलर में या येलोइश ऑरेंज कलर में, लाइट ब्राउन कलर में। ठीक है, जैसे शेर का कलर आपने देखा होगा थोड़ा सा येलोइश ब्राउन टाइप में रहता है, तो उस कलर को टाउनी कलर भी कहते हैं। बीस्ट मतलब होता है जानवर। और ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। तो चलिए इसको पहले की इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो पहले स्टेंजा में पोएटस बता रहे हैं कि बाय चांस अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाएं, तो ईस्ट का मतलब है यहाँ पर दुनिया का ईस्ट यानी कि एशिया। तो अगर आप एशिया के जंगलों में जाएं और वहाँ एक बड़ा सा टाउनी कलर का बीस्ट यानी कि एक जानवर, टाउनी कलर मैंने आपको बताया, तो जो बताया था ना भी हल्का ऑरेंज कलर का हो, थोड़ा सा पिंक येलोइश कलर में, तो उस कलर का अगर आपको एक बड़ा सा जानवर मिल जाए और वो इतना ख़तरनाक हो कि अगर उसके दहाड़ने से ही आपको ऐसा लगे कि आपकी जान निकल गई है, तो आप समझ जाना कि आपको एक एशियन लायन मिला है या फिर आपका पाला एक एशियन लायन से पड़ चुका है। ठीक है, तो इसको पहचान करने का तरीका क्या है कि एक तो ये येलो कलर का होगा, बड़ा सा होगा जानवर ना येलो कलर का, और क्या होगा कि उसकी जो दहाड़ है, जो रोर है, वही इतनी ख़तरनाक होगी कि मतलब उससे ही एकदम इंसान को बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा, उसको लगेगा कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। ठीक है, तो अब दूसरे जानवर के बारे में देख लेते हैं। दूसरा है अ बंगाल टाइगर। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो पहले इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। हाँ, पहला टफ वर्ड्स है इसमें रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है कैजुअली इधर उधर घूमना। दूसरा है नोबल। नोबल का देखिए एक मतलब रहता है शाही, आपने अक्सर सुना होगा जो राजघराने से रहते हैं शाही लोग, तो उसको नोबल कहते हैं। और नोबल का एक और मतलब भी रहता है शानदार। तो यहाँ पे दोनों ही ले सकते हैं हम मीनिंग, शानदार भी ले सकते हैं और शाही भी ले सकते हैं। अगला है ग्रेट यू का मतलब होता है वेलकम करना या स्वागत करना। ये एक नॉर्मल मीनिंग होता है जो हम सब ने सुना है। और इसका एक मीनिंग और भी रहता है जो है अचानक दिखाई दे जाना। तो यहाँ हम इसको सेकंड मीनिंग से लेंगे। ग्रेट्स का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे अचानक दिखाई दे जाना से। आगे है इसमें डिसर्न। डिसर्न मतलब पहचानना या आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और हाँ ये भी ले सकते हैं कि येलो ग्राउंड, या जो ग्राउंड दे रखा है इसका ग्राउंड का मतलब है यहाँ पर जो उसकी स्किन है उससे मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड मतलब टाइगर की स्किन। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो सेकंड पैरा में जो हमारी पोएटेस है वो कहती हैं कि अगर आप आगे ऐसे जंगल में आप आगे घूमते हुए जाएं और वहाँ आपको एक शानदार या एक शाही
जंगली जानवर दिखाई दे जिसकी येलो स्किन हो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हों। स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ, ठीक है, स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ। जैसे इसके ऊपर ये आप देखें, ये टाइगर के ऊपर बनी हुई हैं ब्लैक कलर की पट्टियाँ, तो ऐसे उसके ऊपर पट्टियाँ बनी हों तो ध्यान रखना कि वो आपको खा भी सकता है कि वो बहुत ही शानदार जानवर है। उसके लुक में फंस के आप उससे इम्प्रेस होकर उसके सामने मत आ जाना। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो आपको खा सकता है। और यही एक सिंपल रूल है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो है एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो वो सिंपल रूल क्या है कि एक तो वो बड़ा है, एकदम शानदार शाही तरह से दिखाई देगा आपको जानवर। उसकी येलो पूरी जो बॉडी है वो येलो होगी और उस पर ब्लैक कलर की पट्टियाँ बनी होंगी। ठीक है, तो ये बंगाल टाइगर की एक निशानी है, पहचानने का उसको तरीका है। अब आगे देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में आपको लेपर्ड के बारे में बताया गया है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. तो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें टफ वर्ड्स एक स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है, तो होता है इधर उधर घूमना। फोर्थ का मतलब होता है आगे की तरफ, बीस्ट हो चुका है जानवर। पेपर्ड का मतलब होता है कि कवर्ड विद स्पॉट्स, यानी कि जैसे आप इसका जानवर को देखेंगे ये पूरा एक धब्बे धब्बे से पूरा कवर हो रखा है, तो इसको कहते हैं पेपर्ड। यह लेफ्ट दे रखा है, ये इसको मतलब ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये LEAP होता है, LEAPT। मतलब इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स एक्चुअल में नहीं कहेंगे, इसको हम बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस। जो पोइट होते हैं या पोइटेस जो भी होते हैं उनको थोड़ी सी आज़ादी होती है कि वो वर्ड्स में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको उसके राइमिंग स्कीम बनाने के लिए वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने कर रखा है। ऐसे ही सेम काम में यहाँ पे भी लीप होता है, LEAP, और उसी की वो थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो दोनों में यही चेंज किया है, यहाँ दोनों जगह से ए को हटाया गया है। ठीक है, दोनों में से ए काटा गया है। ये आपका लिटरेरी डिवाइसेस में आ जाएगा, अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो वहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे ये लिखा है देखिए 12, ये एक्चुअली में 12 नहीं पढ़ते हैं, इसको इट विल पढ़ते हैं, इट विल। जहाँ पे पहले ये थोड़ा सा सेमीकोलन टाइप का हो और फिर टी लगा हो, इसका मतलब इट होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इट। इसको 12 नहीं पढ़ेंगे, इसको इट विल पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। अगर आपको जंगल में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसकी पूरी बॉडी, जो पूरी स्किन है वो पेपर्ड हो रखी है। पेपर्ड मतलब पूरे में, जैसे ये बता रखा है कि पूरे में ऐसे दाग दाग से हैं, ऐसे पूरी पेपर्ड हो रखी है उसकी बॉडी। तो हाँ, तो पेपर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि पूरे में अगर बॉडी में उसके ऐसे धब्बे धब्बे हैं, निशान बने हुए हैं, तो उसको पेपर्ड कहेंगे। तो जैसे ही वो आपके ऊपर अगर छलांग लगाएगा तो आप समझ जाना कि ये एक लेपर्ड है। जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट करता है तो आप समझ जाना कि ये एक लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड है मतलब तेंदुआ है ये एक। इट विल डू नो गुड फॉर रोर एंड पेन। और अब आप अगर दुख में मतलब पेन में अगर आप रोते हैं तो इससे भी आपको मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो वो आपको फिर भी नहीं। आप चाहे रो या जो भी करो, आप जितना भी आप जो मर्ज़ी चिल्लाओ या कुछ भी करो, वो आपको और लैप कर करके मतलब छलांग लगा लगा के आपको दबोच लेगा और आपको मतलब अपना शिकार बना लेगा। ठीक है, तो ये इसका लेपर्ड के बारे में था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेर। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. तो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। टफ वर्ड्स इसमें एक आ जाएगा यार्ड। यार्ड मतलब रहता है आंगन। क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। हक का तो मीनिंग सबको पता ही होगा, गले लगाना जो रहता है ना, हक करते हैं।
और इसमें हो सकता है केयर्स। ठीक है, केयर्स का मतलब होता है कि एक बहुत ही जेंटल रूप में या लविंग रूप में टच करना। ठीक है, बहुत ही प्यार से टच करना, तो उसको कहते हैं केयर्स। तो चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आप आगे आप अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हैं और वहाँ आपको कोई ऐसा प्राणी मिल जाता है जो आपको काफ़ी ज़ोर से, ठीक है, वेरी हार्ड तरह से, वेरी वेरी हार्ड सॉरी, बहुत ही ज़ोर से आपको एकदम गले लगा लेता है। गले लगाने का मतलब है यहाँ पे आपको दबोच लेता है पीछे से आके। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये एक बैर है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको फिर से एक प्यार से एक थोड़ा सा और केयर्स करेगा, थोड़ा सा और जेंटली आपको दबोचेगा, तो फिर क्या होगा कि उससे आपका सारा जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बेयर ही है। तो इसमें भी देखिए पोएटिस ने क्या किया है, थोड़ा सा एक फ़नी वे में इसको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे बेयर तो है वो आपको भले ही जेंटली तरह से हक करे, लेकिन बेयर में जो क्या है कि उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा है, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर उसने जेंटली भी हक किया तो भी आपके लिए जो क्या होगा वो वेरी वेरी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होगा। उससे उसको इतना हग हो जाएगा उसका टाइट कि शायद उससे आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं और हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए। तो ये उन्होंने बेयर की पहचान बताई है। क्या पहचान बताई है? कि वो आपको हग करेगा पीछे से। मतलब बेर का नॉर्मली यही एक प्रोसेस है, वो किसी को मारता है तो अपने हाथों में दबा के ही उसको मार देता है। कोई दूसरे जानवर को मारना, उसके वैसे पंजे भी काफ़ी रहते हैं, पंजे से भी फाड़ सकता है वो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है वो सिर्फ दबाने वाला ही मेंशन किया है कि वो हग करके ही आपको मार सकता है। ठीक है, तो चलिए बेर का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। टफ वर्ड्स है इसमें एक डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। ठीक है, दोनों में अंतर बताना या फ़र्क बताना। बीस्ट ऑफ प्रे, ये एक फ्रेज के रूप में ले सकते हैं। वेस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को शिकार करता है। ठीक है, जो दूसरे जानवरों को शिकार करे उसे कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है कि कोई किसी काम में नया हो। नौसिखिया, नौसिखिया मतलब नोवाइस। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। आगे है इसमें हाइना, लकड़बग्घे को कहते हैं हाइना, ये दिखा रखा है इधर। और मैरी, मैरी का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी होना। जैसे आपने सुना होगा अक्सर हैप्पी क्रिसमस भी बोलते हैं कुछ लोग मैरी क्रिसमस भी बोलते हैं ना, तो सेम ही मीनिंग होता है दोनों का, हैप्पी ही मीनिंग होता है इसका। ठीक है, मैरी का भी मीनिंग जो है वो। अब यहाँ पे पोएटस आगे कह रही हैं कि जब उन्होंने इतने सारे जानवरों की क्वालिटीज़ बता दी हैं तो हो सकता है कि शायद कोई जब नौसिखिया हो, कोई नया आदमी हो, तो उसको इतने सारे जानवर जो हैं जो दूसरे जानवरों का भी शिकार करते हैं, तो इनके बीच में अंतर समझना उसके लिए शायद कठिन हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए और आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन सा जानवर कौन सा है। लेकिन जो हाइना है और क्रोकोडाइल है, इनको जो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। ठीक है, लकड़बग्घे को और मगरमच्छ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इनकी एक यूनिक पहचान है। और वो पहचान क्या है कि अगर कोई जानवर है जिसका फेस जो है वो थोड़ा सा स्माइलिंग फेस है, हैप्पी फेस है, तो वो हाइना है। जैसे आप लकड़बग्घे का जो फेस देखेंगे, आपने अक्सर अगर कहीं फ़ोटो में या यूट्यूब में देखा होगा, तो वो थोड़ा सा उसका ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा स्माइल ही कर रहा है, हंस रहा है, स्माइलिंग फेस रहता है उसका लकड़बग्घे का। और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल का क्या होता है, वो घड़ियाली आंसू सुने हो गए आपने कि नकली अगर कोई रोता है तो उसे घड़ियाली आंसू कहते हैं। तो वही लिखा है कि अगर कोई मतलब हंस रहा है, जो हैप्पी स्माइल के साथ अगर कोई आता है तो वो हाइना है, और अगर कोई रोता है तो वो क्या है, वो क्रोकोडाइल है। ये इनकी पहचान हो गई कि अगर आपके पास कोई हंसते हुए जानवर आ रहा है तो वो हाइना है, लकड़बग्घा है, अगर कोई रोते हुए है तो वो क्रोकोडाइल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
ये लास्ट है, अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ears एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। फिर मैंने ये वही बताया आपको जो टिस वाला पार्ट है, ये टिस नहीं है, ये इट इज़ है। ठीक है, धोखे से मैंने भी टिस बोल दिया था, लेकिन ये इट इज़ है क्योंकि इसके आगे भी आप देखेंगे तो वही कॉमा थोड़ा सा लगा हुआ है। तो अब इसका टफ वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें है टफ वर्ड्स, कैमेलियन तो हो ही गया, कैमेलियन मतलब गिरगिट। लिजार्ड, लिजार्ड मतलब आपका कह सकते हैं लिजार्ड मतलब छिपकली, छिपकली के जैसे जो जानवर जो होते हैं जिनको भी, उनको लिजार्ड कहते हैं। और बस बाकी ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि अब अगर आप द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अगर आप असली कैमेलियन या असली गिरगिट को देखेंगे तो वो एक छोटी छिपकली जैसा होता है। और उसको छोटी छिपकली क्यों कहा गया है? क्योंकि छिपकली के अंदर ही ये सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे मगरमच्छ हैं या फिर जो पुराने टाइम में डायनासोर होते थे, इनको भी छिपकली की ब्रीड ही माना जाता है, मतलब उसी ब्रीड में इनको गिना जाता है। तो वो कहते हैं कि एक छोटी छिपकली की तरह होता है, जो एक्चुअल में हमारी छिपकली है, इससे तो शायद थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन उसको छोटी छिपकली कहा गया है। ही हैजंट एनी ears एट ऑल, और उसके ना तो कान होते हैं और ना ही उसके पंख होते हैं। ठीक है, एक भी पंख भी नहीं होता है उसके, ना कान होते हैं। इफ़ दे, और ये भी मेरे ख्याल से जो लिया गया है ये हमारे डायनासोर से ही लिया गया है, क्योंकि डायनासोर जो हमारे पुराने टाइम में होते थे उनके कान भी होते थे और कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिनके पंख भी होते थे। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। हाँ तो ठीक है अब वहाँ बता दिया कि ना उसके कान होते हैं ना ही पंख होते हैं। और अगर आप किसी पेड़ को देखें और आपको लगे कि पेड़ पर तो कोई भी नहीं है, तो भी क्या हो सकता है वहाँ पर, ऐसा हो सकता है वहाँ पर कि वहाँ पर जो है कैमेलियन हो। ठीक है, वहाँ पे एक गिरगिट हो, क्योंकि गिरगिट की स्पेशलिटी क्या रहती है कि वो अपना शरीर के रंग को वातावरण के हिसाब से बदल सकता है। अगर पेड़ हरा है तो गिरगिट अपना रंग हरा कर सकता है, और अगर पेड़ सूखा है तो गिरगिट खुद का रंग बदल के जो पेड़ की डाली है जो थोड़ी भूरी मिट्टी के तरह की रहती है उस तरह से वो कर सकता है। इससे उसके दो फायदे होते हैं, एक तो वो दुश्मनों से बचा रहता है और दूसरा ऐसे उससे शिकार के ज़्यादा पास पहुँचने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये कैमेलियन की स्पेशलिटी बताई थी। तो यहाँ ये पोएम फिनिश होती है। मैंने अभी तक आपको टफ वर्ड्स के मीनिंग बताए और पोएम को हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन किया। और अब इसकी चलिए लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए राइमिंग स्कीम जो है वो पूरे पैराग्राफ में, मतलब पूरा जो हमारा ये है पोएम है सब में एक ही जैसी है। और वो एक जैसी क्या है, सब में जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी। अब मैं बता देता हूँ आपको वो कैसे है। देखिए स्मॉल ए, अगर हम स्मॉल को ए मानते हैं तो स्मॉल से जो राइमिंग कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ऑल, इसको भी ए मानेंगे। ऐसे ही थिंग से जो राइमिंग कर रहा है वो कर रहा है बिंग, दोनों को वी मानेंगे। ऐसे ही जो अब इन दोनों से ही दोनों अलग क्या हो जाता है, सी, ट्री, ट्री जो है उसको सी मान देंगे, तो अगला जो ट्री से राइमिंग स्कीम मैच कर रहा है वो कर रहा है सी। तो पूरे ही आप अगर ऐसा देखेंगे तो इसका जो राइमिंग स्कीम बनेगा वो ए बी सी सी ही बनेगा। मैं आपको ये एक दूसरे में भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ भी देख लीजिए। देखिए प्रे बनेगा आपका ए, ऐसे ही प्रे से जो मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, मे, तो ये भी ए बन जाएगा। और मैच कर रहा है कहीं, नहीं कर रहा। अब सेकंड आता है हम नॉन प्लस, नॉन प्लस बनेगा बी, नॉन प्लस से क्या मैच कर रहा है, राइम क्या हो रहा है 10, तो ये बन जाएगा बी। आगे कुछ मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आगे बनेगा स्माइल सी, और स्माइल से क्या मैच हो रहा है, क्रोकोडाइल्स, तो ये बन जाएगा सी। ए बी सी सी, ये पूरी पोएम में इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें एंजेबमेंट, जो कि मैंने आपको पिछले पोएम्स में भी पढ़ाया था कि अगर कोई जो एक लाइन है वो यहाँ पे जैसे कुछ भी इसमें बीच में कहीं से भी ना आए और वो एक लाइन से ज़्यादा लंबी निकल जाए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना आए और एक लाइन से ज़्यादा लंबी निकल जाए, तो वहाँ पे एंजेबमेंट रहता है। और तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पर क्या है, एंजेबमेंट है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लाइन में भी है, द क्रोकोडाइल से यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, यहाँ तक ये लाइन आ गई, यहाँ पे भी एंजेबमेंट है।
और नेक्स्ट है इसमें एक एसोनेंस। ठीक है, एसोनेंस में क्या होता है कि जब वॉबल साउंड होता है और वो अक्सर रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। जैसे इसमें कौन सा वॉबल साउंड रिपीट हो रहा है? ओ। ठीक है, दो, टू, और यहाँ पे देखिए नो वॉइस, नॉन प्लस, इस तरह से ये ओ के साइंड जो है, ओ के साउंड जो है ये लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एसोनेंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स रिपीट होते हैं वो एसोनेंस होता है। अगला इसमें था पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे था ना, ये वाला बताया था मैंने आपको, पोएटिक लाइसेंस। ये इट विल होगा ना ये। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने अपने तरफ से चेंज, ओह सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला बताया था मैंने आपको, लेफ्ट वाला, लेफ्ट लेफ्ट। और ये भी ले सकते हैं, ये इसको भी पोएटिक लाइसेंस में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये सारे पोएटिक लाइसेंस में आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें देखिए यहाँ पर भी वही है, एंजॉयमेंट, जैसे स्ट्रोलिंग का ओ, फोर्थ, यू, सब जगह ओ रिपीट हो रहा है ना, हुज, स्पॉट, ऐसे आ रहा है ये सारा। ऐसे देखिए इसमें अलिट्रेशन भी है। अलिट्रेशन में क्या होता है कि जब सेम वर्ड्स सेम साउंड से, लेकिन वो साउंड क्या होना चाहिए इस बार आपका अलिट्रेशन में क्या होता है कि जैसे उसमें क्या था वॉवल साउंड होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड में जब लगातार दो वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स लगातार कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो वहाँ पर अलिट्रेशन रहता है। ठीक है, अलिट्रेशन में देखिए इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें जो अलिट्रेशन में हम ले सकते हैं, इसमें है हुज हाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हुज हाइड में अब आप कहेंगे कि एक तो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और दूसरा एच से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट कैसे हो गए? मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड्स तो हैं, लेकिन आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये दोनों अलग हैं, ये कह सकते हैं आप। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सोनेंट या वोवेल जो होता है वो साउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे हुज, तो लिखेंगे ऐसे करके ना, हुज, और हाइड, हाइड भी ऐसे करके लिखेंगे। तो दोनों जो शुरू हो रहे हैं वो हा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, दोनों का जो साउंड है वो एच है, यानी कि हा है, तो यहाँ पे वो जो है हमारा अलिट्रेशन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।